हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ यूज़फुल प्रोग्राम जो हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि आप एल्गोरिदम देखें तो आपको दो नंबर यूज़र से लेने हैं, यूज़र से रीड करने हैं और फिर उनको ऐड करके हमको आउटपुट में उसको प्रिंट करना है। अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल जिस टाइप के आप बनाएंगे फिर अकॉर्डिंगली आपको उसी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ लेने हैं। प्रिंटएफ के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें कि आप किस तरीके से फॉर्मेटेड आउटपुट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले उसमें क्योंकि अपने को इनपुट भी लेना है, तो मैं जो आपको इस फंक्शन है स्कैनएफ, जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में इनपुट लेने के काम आता है, उसको बता देता हूँ। स्कैनएफ जो है वो उसका सिंटैक्स होता है स्कैनएफ, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ डाटा आइटम्स, यानी जो भी डाटा आइटम्स आप जो है वो ले रहे हैं उसका एड्रेस चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आपको एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे आपके वेरिएबल्स ही आएंगे, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से कह दीजिए ओनली वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमको उनका एड्रेस चाहिए। क्योंकि फंक्शन क्या करने वाला है कि आप जो कीबोर्ड से वैल्यू देंगे उसको वो प्लेस करेगा रैम के अंदर, जो भी आपका वेरिएबल आपने बनाया है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। और एड्रेस बताने के लिए बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, तो आप यहाँ पे केवल x नहीं लिख देंगे। वो आपने प्रिंटएफ में देखा है, केवल x लिख देने का मतलब हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ एड्रेस कैसे बताएंगे? एड्रेस बताने के लिए जैसे एड्रेस ऑफ x बताना आपको, तो उसके लिए होता है $x। तो कोई भी वेरिएबल के आगे मतलब $, लगा दें $, और ये मान लीजिए एनी वेरिएबल, तो ये आपका क्या देगा? रिटर्न्स, मतलब देगा एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, कि जो वेरिएबल आपने $, के साथ में दिया है उसका एड्रेस देगा। तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर ये आप ऐसा लिखें कि ये जो है कि ऐसा ना लिख के, अगर ऐसा लिखें कि जिसमें आपका $, लगा के वेरिएबल्स के नाम बताएं, तो वो और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो सकता है। जैसे एड्रेस ऑफ V1, पढ़ने में एड्रेस ऑफ बोलते हैं इस ऑपरेटर को। ये ऑपरेटर जो है $, इसको रीड किया जाता है एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ V1 पहला वेरिएबल, एड्रेस ऑफ V2, एड्रेस ऑफ V3, मतलब जितने भी आपने वेरिएबल्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिए हैं, उन सभी का एड्रेस आपको जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद में जो लिस्ट होती है कॉमा के बाद, उसमें देना होगा। और ये जो स्कैनएफ है वो जितनी वैल्यूज़ आपने वहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर रखे हैं और उनके वेरिएबल्स जो आपने पीछे उनके एड्रेस दिए हैं, तो बारी बारी से उतनी ही वैल्यू वो यूज़र से रीड करेगा। और पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के एड्रेस पे प्लेस कर देगा, यानी पहले वेरिएबल में इंसर्ट कर देगा, डाल देगा मेमोरी में। दूसरे वेरिएबल के लिए भी ऐसा ही होगा, जो दूसरी वैल्यू यूज़र देगा उसको प्लेस कर दिया जाएगा दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पे। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहेगा। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x का ही ले लीजिए कि आपने ये जो x है ये आपने क्या किया? डिक्लेयर किया। और इसके बाद आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करना चाहते हैं?
यूज़र से पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे लेंगे, स्कैनफ %d। %d क्यों, क्योंकि x जो है वो इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे लिख देंगे हम m%x और देन सेमीकोलन। हर फंक्शन के, हर स्टेटमेंट के आखिर में सी लैंग्वेज में सेमीकोलन जो है वो कंपलसरी होता है। तो ये आपका क्या करेगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट या फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वैसे ही वो आपको यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा या यूज़र के इनपुट के लिए वेट करेगा, और यूज़र जो है वो आपका एक वैल्यू जो है टाइप करेगा इंटीजर में। उसको लिखने के बाद जैसे ही वो एंटर करेगा, एंटर मारेगा, तो वो आपका वैल्यू जो स्क्रीन पे उसने दी है वो आपके, या कीबोर्ड से दी है, वो आपके जो एक्स वेरिएबल है उसकी जो लोकेशन है रैम में, वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगी। तो अब चलिए अपने प्रोग्राम पे आते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, उसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए एल्गोरिदम क्या है, पहले ही सोचिए। 2 नंबर को ऐड करने का एल्गोरिदम जो है बड़ा सिंपल सा है, कि जिसमें आप पहले क्या करते हैं, 2 वैल्यूज़ यूज़र से रीड करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा एल्गो बताऊँ आपको, तो इसका एल्गो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए एल्गोरिदम लिखेंगे, बाद में प्रोग्राम बनाएंगे, तो क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पहले क्या आएगा, इनपुट, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग, और फिर क्या होगा, आउटपुट। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं किस तरीके से एल्गोरिदम और इसका 1 to 1 कन्वर्जन होता है, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे स्टार्ट एल्गोरिदम में होता था, तो पहले स्टार्ट के बाद में आपका रीड की बात की थी हमने, 2 वैल्यू लेनी है, से ए बी। मान लो तीसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सी, उसमें वैल्यू डाल देते हैं a+b करके, और फिर फाइनली हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट सी, और ये स्टॉप। तो देखिए ये a और b जो है वो आपके वेरिएबल हैं जिसमें वैल्यू रीड की जा रही है यूज़र से। फिर ये आपका a+b जो है ये प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग होने के बाद उसको प्रिंट, इस बार मैंने प्रिंट लिखा है, आपकी मर्जी है प्रिंट लिख दीजिए एल्गोरिदम में, राइट लिख दीजिए, आउटपुट लिख दीजिए, ऐसे रीड की जगह इनपुट लिख दीजिए, या जो भी लिखना चाहें आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। बट मेन पर्पज़ है कि एल्गोरिदम में आपका क्या चीज़ परफॉर्म होगी, किस सीक्वेंस में परफॉर्म होगी, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 1 to 1 कन्वर्जन करते हैं तो कैसे होता है, और मैं आपको शुरू के 2-3 प्रोग्राम जो भी बताऊंगा वो 1 एल्गोरिदम लिख के कन्वर्ट करके बताऊंगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर एल्गोरिदम आता है स्टूडेंट को, या उसको फ्लो चार्ट बनाना आता है, जो भी तरीका हो एल्गोरिदम का, तो वो उसको बड़ा आराम से प्रोग्रामिंग में बदल सकता है, या उसका जो भी प्रोग्राम है वो लिख सकता है, चाहे वो सी लैंग्वेज में हो या दूसरी लैंग्वेजेस में हो। तो स्टार्ट के लिए जैसे मैं कहूँ, तो आपके यहाँ पे स्टार्ट किससे होता है, मेन से। तो यह स्टार्ट का काम करेगा वॉइड मेन, और ये आपका ओपनिंग ब्रेस। देन रीड ए बी, अभी मैंने बताया रीड करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो रीड के लिए आपका यहाँ पे स्कैनफ, तो 2 इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे हैं। अब इंटीजर है या फ्लोट है ये कैसे तय होगा, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन ये जो भी हैं इनमें फॉर्मेटिंग करनी है। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा एल्गोरिदम में आप डायरेक्टली वेरिएबल्स या सिंबल्स यूज़ ले लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई वेरिएबल या सिंबल यूज़ करना है तो आपको पहले उसको डिक्लेयर या डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे इसमें आप ए, बी और सी का इस्तेमाल कर रहे हैं एल्गोरिदम में डाटा आइटम के तौर पे, तो इनको पहले आप बताइए कि ये किस टाइप के हैं। तो मैं अभी मान लीजिए इंटीजर नंबर में डील कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगा INT A, B और C। मतलब आप अलग अलग टाइप के होते तो मैं अलग अलग लाइन लिखनी पड़ती, एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो मेरे को इंटीजर का अलग लिखना पड़ता, फ्लोट का अलग लिखना पड़ता।
और यहाँ पे चूँकि इंटीजर, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो मैंने तीनों को साथ ही लिख दिया। एक ही डाटा टाइप में आप कितने भी वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से ABC को डिफाइन किया। अब यहाँ पे स्कैनफ में हमको यूज़र से दो वैल्यू रीड करनी है, तो 1% D तो हो जाता है आपका इसके लिए A के लिए, दूसरा %D ले लिया मैंने B के लिए, क्योंकि एल्गोरिदम में आप देख सकते दो वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो दो वैल्यू रीड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग में, जो दो वैल्यू रीड कर रहे हैं उनके टाइप के अकॉर्डिंग। देन जितने वैल्यू रीड करनी है उनके एड्रेसेस $A $B, और ये ध्यान रखिएगा ये $% लगाना जरूरी है एड्रेस ऑफ के लिए। अगर आपने नहीं लगाया $A और B के आगे तो एरर तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आप जो वैल्यू कीबोर्ड से डालेंगे वो प्लेस नहीं हो पाएंगी A और B की लोकेशन पे। और ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में जब फंक्शंस में ख़ास तौर से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एक कंसेप्ट आएगा या आगे के टॉपिक्स में जो है वो जानेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे $A $B लिख दिया है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझें कि अगर आपने एड्रेस नहीं दिया, $, नहीं लगाया, तो वो आपका वैल्यू रीड नहीं होगी उस मेमोरी लोकेशन पे। नाउ C = A + B, इसमें कुछ भी आपका किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक सेमी कोलन आप सोच सकते हैं कि जो लास्ट में आपको ज़रूरी होता है C में लगाना। प्रिंट के लिए printf आप इस्तेमाल ही कर लेंगे, और उसके लिए %D, और ध्यान रखिएगा printf में $, नहीं आता है। अब यहाँ पे अगर आपने गलती से लगा दिया, मान लीजिए अगर $D लगा दिया, सॉरी $C आपने लगा दिया, मतलब C के साथ में आगे एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया, तो फिर वो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, उसका एड्रेस प्रिंट करेगा। तो ये बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखना कि स्कैनफ में आपको एड्रेसेस पास करने होते हैं, और प्रिंटफ में आपको वो तो ठीक है, एड्रेस भी अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस प्रिंट करवा लीजिए, लेकिन अगर आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, उसको आउटपुट में देना है, तो आपको बिना $, के, बिना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के आपको देना होगा। तो ये प्रोग्राम लगभग कंप्लीट है। स्टॉप के लिए आपका क्लोजिंग ब्रेस। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट सिंपली जैसे ही आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा मेन से। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो एल्गोरिदम में नहीं होती है। अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पे चूँकि आप दो फंक्शन, एक तो स्कैनफ है, एक प्रिंटफ है, और अच्छी बात यह कि दोनों एक ही हेडर फाइल में आपको उपलब्ध है। तो यहाँ पे वो हेडर फाइल है standard input output.h, लिखने में लिखा जाएगा stdio.h। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, ये प्रोग्राम थोड़ा सा कम इंटरेक्टिव रहेगा, क्यों? क्योंकि यूज़र से वैल्यू तो पूछेगा, जैसे आप चलाओगे लेकिन कोई मैसेज नहीं आएगा, मतलब एकदम से प्रोग्राम रन किया और आपकी स्क्रीन पे कर्सर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी बिना इंटरेक्शन के। वेरिएबल्स डिफाइन करने का मतलब आपका जो मेमोरी लोकेशंस हैं या वो क्रिएट हो जाएंगी रैम के अंदर, तो आपकी मेमोरी लोकेशन भी क्रिएट होगी A के लिए, B के लिए और C के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आया, जैसे ही आपका जो है कंट्रोल यहाँ पे आता है तो वो यूज़र से दो वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, तो वो वहाँ पे कर्सर जो है ब्लिंक करने लग जाएगा। अब आप वहाँ दो वैल्यू जो भी दोगे, वो दो वैल्यू पहली A में दूसरी B में आपके चली जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे आप एंटर मारोगे दो वैल्यू देके, फिर आपका ये यहाँ पे आएगा, इसमें आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो अपने आप ऐड करेगा, C में वैल्यू डालेगा, तो C की जो लोकेशन है वहाँ पे टोटल आ जाएगा। और फिर इसमें भी आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, जो C की वैल्यू जो है वो आपके प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो आपको अगर थोड़ा मैसेजिंग चाहिए साथ में कि जैसे जनरली, और ये अच्छी बात भी है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा उसको जो यूज़र के हिसाब से सोचना चाहिए, या उसको जो इजी वे में आपको डाटा इनपुट में लेना हो चाहे आउटपुट में देना हो,
इजीली या इजी वे में विद प्रॉपर मैसेजेस आपको प्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसे ये 2 वैल्यू आपने प्रिंट की, अब मान लो कोई नया यूज़र है, उसको पता ही नहीं है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वो वेट कर रहा है 2 वैल्यूज़ के लिए, तो कैसे या क्या किया जा सकता है? तो उसमें आप एक मैसेज डाल दीजिए प्रिंटफ से, जैसे मैसेज डालते हैं कि यहाँ पे ये जो मैं साइड में यहाँ इसको रब करके बताता हूँ। एल्गोरिदम आपने देख ही लिए, पहले प्रोग्राम हमने लिख ही दिया है। तो यहाँ पे जो ये स्कैनफ आपने किया, इसके बीच में बात कर रहा हूँ, इसके बीच में अगर आप ये लिख दें कि एंटर 2 वैल्यूज़ या कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज, तो वो पहले क्या हो जाएगा, क्योंकि स्कैनफ के ऊपर लिख रहा हूँ तो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो आपके स्क्रीन पे वो जो लाइन है वो इंटरफेस के तौर पे आएगी। तो यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जांपल स्कैनफ से ऊपर और ये जो डिक्लेरेशन या डेफिनेशन है वेरिएबल्स की उसके बाद में, तो एरो का निशान जो मैंने लगाया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रिंटफ और यहाँ में मैं लिख देता हूँ एंटर 2 वैल्यूज़, और मान लीजिए आपको जो इनपुट देना है वो नई लाइन में देना चाहते हैं, तो /n लगा दिया। /n से क्या होगा, ये मतलब आपका अब प्रोग्राम जो है मतलब इस तरीके से चलेगा। ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी, फिर ये तीसरी, देन 4th और 5th। तो आपका जो है वो पहले आपके वेरिएबल्स डिफाइन होंगे, मेमोरी लोकेशंस क्रिएट की जाएंगी A, B और C के लिए। फिर प्रिंटफ एंटर 2 वैल्यूज़, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा। हाँ, साथ साथ अपन जो ये जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसमें भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसमें तो प्रिंटफ में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप मैसेज को साथ में ही डाल सकते हैं। स्कैनफ में ऐसा नहीं है, स्कैनफ में आप जो है वो डाटा को रीड करने के रिगार्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर ही जनरली यूज़ लेते हैं, उसमें मैसेजिंग का ऑप्शंस नहीं होता है। तो मैसेजिंग करनी है तो आप स्कैनफ से पहले प्रिंटफ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटफ में तो उपलब्ध है। तो हम इस प्रिंटफ को यहाँ चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे सम है जो पिछली क्लास में भी हमने देखा, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि % सम ऑफ AB लिखना चाहें तो AB की वैल्यू यूज़र ने दी है। अब सीधा सम की बात करें, सम इज़ %d। अब देखिए %d का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे %d का मतलब कोई ना कोई वैल्यू पिक होगी, और वैल्यू पिक कहाँ से होगी, जो आप बाद में कोमा से देंगे। तो मेरे को C की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे बाद में C लिख देता हूँ। तो अब आपका प्रोग्राम देखिए कैसे चलेगा। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, इंटीजर ABC। तो इस तरीके से मेमोरी में 3 लोकेशन जो है वो आपकी बनी, कहाँ बनी उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 3 लोकेशन क्रिएट हो गई। हाँ, इनिशियल वैल्यू है, उसमें कुछ भी आपने अभी तक डाली नहीं है। तो जब मेमोरी क्रिएट होती है, ख़ास तौर से लोकल वेरिएबल क्या है, जो आपके किसी फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करते हो, जैसे कि ABC को हमने मेन के अंदर डिफाइन किया। तो ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनमें गार्बेज वैल्यू होती है, मतलब आपकी जो मेमोरी में पड़ी हुई होगी पहले से वो वैल्यू उनके अंदर रहेगी। मतलब जनरली वो यूज़फुल होगी नहीं होगी उससे हमको पता ही नहीं है, मतलब वो जहाँ मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई वहाँ पे क्या पड़ा है या पहले क्या पड़ा था वो हम नहीं जानते, तो वो A और B C की वैल्यू में आएगा। तो लोकल वेरिएबल में हमेशा ही ध्यान रखिएगा, यूज़ करने से पहले या तो आप उनको यूज़र से वैल्यू रीड करके उसमें डालें, और या उनको कोई दूसरी वैल्यू से इनिशियलाइज करें। अदरवाइज उनमें गार्बेज मतलब कचरा, या एक तरीके से जो हमारे काम की नहीं है, बेकार वैल्यूज़ होंगी। और वो क्या होंगी वो तो कोई नहीं जानता, वो ठीक है, आपको जानना चाहते हो क्या है तो वो आप प्रिंट करवा के देख लो उनको, ABC को प्रिंट %d देन ABC दे दो। लेकिन हमारा जो का है उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अभी हाल फिलहाल हमारा ABC मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, इसमें ये गार्बेज वैल्यूज़ है अभी मान लीजिए। देन स्कैनफ से पहले, हाँ ये देख लीजिए 2 नंबर मैंने यहाँ लिखा है, तो स्कैनफ से पहले क्या होगा, प्रिंटफ। तो मैसेज आएगा इस तरीके से, एंटर 2 वैल्यूज़, देन /n करते ही न्यू लाइन में आ गया कर्सर। अब न्यू लाइन में आ गया, तो न्यू लाइन में आने के बाद क्या करेगा, थर्ड स्टेटमेंट जो है स्कैनफ। तो अब ये जब ये ऐसा आ गया तो यूज़र को एक फीडबैक मिला
प्रोग्राम से कि आपको 2 वैल्यू एंटर करनी है। तो उसमें क्या है कि उसको पता रहेगा, अदरवाइज कर्सर ब्लिंक करता रहेगा और मैसेज कुछ है नहीं, तो यूज़र ये सोच सकता है कि पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है या ये प्रोग्राम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की मैसेजिंग बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर से इनपुट के लिए। तो क्योंकि किस पॉइंट पे किस जगह पे क्या वैल्यू देनी है यूज़र को कैसे पता होगा? प्रोग्राम आपने लिखा है, प्रोग्रामर ने लिखा है, जो यूज़ करने वाला है वो अलग पर्सन है। तो वहाँ पे इस तरह की मैसेजिंग ज़रूरी है। तो हमने चलो ये मैसेज डाला, इसके बाद 2 वैल्यूज़ रीड की जाएंगी। आप 2 वैल्यू जो एंटर करेंगे से आपने 10 स्पेस 20, अब स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, या एंटर मार के 10 दिया एंटर फिर 20 दिया, कैसे भी करें। लेकिन जब तक आप 2 वैल्यूज़ नहीं देंगे स्कैनफ कंप्लीट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 2 वैल्यूज़ देने के बाद फिर क्या होगा, जो सी है उसमें तो आपने 2 वैल्यू दी तो वो चली जाएंगी कहाँ पे, 10 चली जाएगी ए में और बी में चला जाएगा 20, जो मैंने बताया आपको, क्योंकि ए बी मेमोरी लोकेशंस हैं। %a मतलब ए का एड्रेस, %b मतलब बी का एड्रेस। और इसके ने यही करता है, जो वैल्यू कीबोर्ड से दी जाती है उसको उठा के पिक करके डाल देता है उन मेमोरी लोकेशन में 1 to 1 वे में। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो है के लिए जो वैल्यू आती है वो पहले वेरिएबल जो आपके कोमा के बाद लिस्ट में उसमें डालेगा, दूसरी वैल्यू जो कीबोर्ड से आती है वो दूसरे वेरिएबल में, तीसरी वैल्यू तीसरे में, इस तरीके से ये चलता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में। अब आपका C = A+B होगा। अब ये यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ये प्रोसेसिंग है वो इंटरनली आपके CPU के अंदर होगी। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट ये होगा लेकिन कि C के अंदर वैल्यू आ जाएगी 30, C = A+B। और उसके बाद जो है वो आपका फाइनली printf जो है, चूँकि ये आपको दिखाई देगा क्योंकि स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं आप, स्क्रीन आपके सामने होगी तो ये आउटपुट आपके सामने आएगा। तो printf में सम इज %d, अगेन %d, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो वैल्यू पिक होगी किसकी, जो भी वेरिएबल आपने कोमा के बाद दिया है। तो ये आपका C की वैल्यू आपके आ गई 30 और ये आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है आपके क्लोजिंग ब्रेथ से, मेन के क्लोजिंग ब्रेथ से। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रोग्राम जिसका एल्गोरिदम हमको आता है उसको हम 1 to 1 वे में किस तरीके से एक C लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो एल्गोरिदम में नहीं होती, जैसे कि हेडर फाइल इंक्लूड करना या वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना, तो उसका ख्याल आप रखें। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए जो भी हैं वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस में होगी। यानी हर एल्गोरिदम की स्टेटमेंट के लिए जनरली C लैंग्वेज में कोई न कोई स्टेटमेंट होती है, तो वो आपको क्या करना है, C लैंग्वेज की स्टेटमेंट आपको लिखनी है एल्गोरिदम के स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में। और इस तरीके से आपका प्रोग्राम पूरा कंपाइल हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, फिर आप उसको कंपाइल और रन कर सकते हैं। और आउटपुट जो है वो भी आप ड्राई रन करके देख सकते हैं, बाकी तो आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। बाकी जिस सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखा है उस सीक्वेंस में वो आपका चलेगा। और इस तरीके से आज हमने ये देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम जो है यूज़फुल है, लेकिन ये एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वो कैसे हम C लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और आपके प्रोग्राम्स जो है हम देखेंगे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ सर्किल या एरिया ऑफ ट्राइंगल, या उससे थोड़े और बड़े प्रोग्राम पे जाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे डिसीजन मेकिंग पे। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।